हेलो दोस्तों, आज 26 जून है और आज ईद है। तो ईद की सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल संडे था तो कल कोई डिस्कशन के लिए आर्टिकल नहीं आया था, तो इसलिए कोई डिस्कशन नहीं हुआ कल। तो आज जो सबसे पहले हमने आर्टिकल चूज़ किया है हुज प्रिविलेज। ये आर्टिकल के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। ये बेंगलोर की लेजिस्लेटिव असेंबली के रिगार्डिंग आर्टिकल है। और इसमें हुआ क्या है कि जो दो हमारे जो कहते हैं टैबलॉइड के जो एडिटर्स थे उनके ऊपर केस हुआ है, उन केस के ऊपर पूरा डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में। तो हम धीरे धीरे उसको डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट क्या है, लेजिस्लेचर मस्ट नॉट इन्वोक पावर टू पनिश फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। लेजिस्लेचर को कोई ऐसे पावर इन्वोक नहीं करने चाहिए जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को पनिश करते हैं। दूसरा कह रहे हैं द कर्नाटका असेंबली रेजोल्यूशन इम्पोजिंग 1 year प्रिजन सेंटेंस एंड 10,000 फाइन ऑन द एडिटर्स ऑफ टू टैबलॉइड इज इंडिफेंसिबल एंड डिजर्विंग ऑफ अनस्पेयरिंग क्रिटिसिज्म। ये कह रहे हैं कर्नाटका असेंबली का जो डिसीजन है, जो उन दोनों एडिटर्स को 1 year प्रिजन सेंटेंस देने का और 10,000 फाइन लगाने का, उस पर क्या है कि ये इनडिफेंसिबल है और ये क्या डिजर्व करता है, इस पर बहुत ज़्यादा इसकी क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। तो ये जो क्या कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे जो है कहते हैं ये हमला है, तो इस पर इस आर्टिकल में लिखा गया है। ये एडिटोरियल कॉलम है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर सर्टेन प्रिविलेज ऑन लेजिस्लेचर इंस्टीट्यूशन विद द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि लेजिस्लेचर को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो मान लीजिए जो भी वहाँ के जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो वो वहाँ पर क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, तो उसकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है उस पर जो है कहते हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलते होते हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ पे जो भी डिस्कशन हुआ उसको कहीं पे भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, या आप कह नहीं सकते कि हाँ जो है ये प्रॉब्लम है या ये बातें वहाँ पर गलत कही गई हैं, ये बातें आप जो है कहते हैं किसी भी कोर्ट में उसको जो है चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका यहाँ पर गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, उस बात को ये इंडिकेट कर रहे हैं इस आर्टिकल में। और आगे यही आर्टिकल कंटिन्यू हो रहा है। अब केस क्या है कि जो हाई बैंगलोर और एलंका वाइस, ये दो टैबलॉइड थे, उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने आर्टिकल लिखे थे, फिर क्या हुआ कि उसको रिफ़र किया था वहाँ की प्रिविलेज कमेटी को 2014 में। और वहाँ पर जैसे मान लीजिए कि जो रवि और अनिल राज जो दो एडिटर्स हैं, इनके ऊपर जो केस हुआ उसके बारे में, जैसे इफ़ द मेंबर फेल्ट डिफेम्ड, अगर मेंबर्स को जो है डिफेम मतलब समझ में आया कि हमें जो है कहता है डिफेम किया गया है, दे कुड हैव ऑप्टेड टू परस्यू एन एप्रोप्रिएट जुडिशियल रेमेडी इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी। इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप जा सकते थे, जुडिशियल रेमेडी आपको मिल जाती है, आप जुडिशरी में उनके खिलाफ केस कर देते थे। इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर आपको लगता था कि आपको डिफेम किया गया है तो ये आपके पास ऑप्शन बचता है। लेकिन पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली ने ही इस पर पूरा अपना केस बना लिया। द लेजिस्लेचर मस्ट यूज दिस पावर ऑफ कंटेम्प्ट, पनिश ऑफ कंटेम्प्ट और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज स्पेरिंगली। बहुत ही मतलब रेयर केसेस में इस पावर को लेजिस्लेचर को यूज़ करना चाहिए जो पनिश ऑफ कंटेम्प्ट है, पनिश फॉर कंटेम्प्ट है या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। एंड देयर इज़ नो रीजन फॉर देम टू सीक इम्प्रिजनमेंट फॉर कंटेम्प्ट। यहाँ पर कोई ऐसा रीजन नहीं है कि उनको इम्प्रिजनमेंट उस कंटेम्प्ट के लिए सीक करना चाहिए या किसी को उसके लिए जेल की जो है कहते हैं डिमांड करनी चाहिए। देयर आर मैनी अनसेटल्ड क्वेश्चन अबाउट द वेरी नेचर ऑफ लेजिस्लेटिव प्रिविलेज। बहुत सारे ऐसे अनसेटल्ड क्वेश्चन हैं जिसको डिस्कस करने की जरूरत है जो लेजिस्लेटिव प्रिविलेज के बारे में बात करते हैं। जैसे द एब्सेंस ऑफ कोडिफिकेशन गिव्स द हाउस द फ्रीडम टू डिसाइड व्हेन एंड हाउ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अकर। कोई कोडिफिकेशन ही नहीं है कि जो है कहते हैं कब हमारी फ्रीडम ऑफ कब हमारी जो है कहते हैं मान लीजिए हाउस की प्रिविलेज वायलेट हो रही है, कब नहीं वायलेट हो रही है, कब ब्रीच हो रही है, कब नहीं हो रही है। दूसरा, even if it is conceded that house has such a right, a moot question is whether the legislature through its committee of privilege should be a judge in its own cause। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कि एक हद के लिए, एक केस के लिए कि वहाँ की उनकी जो है कहते हैं प्रिविलेज जो है वो ब्रीच हुई है, लेकिन क्या हाउस को ये कोई जो है मतलब राइट है कि अपने ही केस में वो जज हो जाए। whether the legislature power to punish the breach of privilege extend to handing down a prison term, क्या ऐसी उनको पावर कोई है कि वो जो है प्रिजन टर्म को जो है मतलब किसी को वो कर सकती है कि 1 साल की आपने सज़ा सुना दी उनको। और जैसे मान लीजिए ये केस तो जुडिशरी का बनता है ना, किसी को सज़ा सुनानी है या नहीं सुनानी है तो जुडिशरी डिसाइड करेगी कि हाँ आपको प्रिजन सेंटेंस देना है या नहीं देना है। और खैर ये तो जो है कहते हैं एडिटर ठहरे, इनका काम होता है कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको क्रिटिसाइज़ करना एक लिमिट के अंदर, भले ही क्रिटिसाइज़ करना, लेकिन एक लिमिट होती है। भले ही आपको जब वो लिमिट लगी कि क्रॉस हो रही तो आप उस जुडिशरी में जाते हैं, आप वहाँ पर कहते हैं तो आपको जो है कहते हैं जो सोल्यूशन होता है वो आपको वहाँ से प्रोवाइड किया जाता। तो इस आर्टिकल में इतना ही डिस्कस करने को था। दूसरा आर्टिकल है बीइंग स्मार्ट। स्मार्ट सिटी का जो मिशन चल रहा है ये जो कहते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। अब इस पर पूरा डिस्कस किया गया है कि एनी अटेम्प्ट टू improve our cities depend on how data are compiled and shared।
जो भी हमारे क्या कहते हैं अटेम्प्ट हैं सिटीज़ को स्मार्ट सिटी बनाने में, ये डिपेंड करेगा कि कैसे हम डेटा को कंपाइल करते हैं या कैसे उसको शेयर करते हैं। अभी जो लेटेस्ट इंक्लूजन हुआ, इससे क्या हुआ कि हमारी 90 सिटीज़ जो है लिस्ट में आ गई हैं। द प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज इन अर्बन इंडिया हैज़ बीन वर्सनिंग। ये बिल्कुल सही बात है। जहाँ पे मान लीजिए 30% स्लम है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, तो यहाँ पर जो है कहते हैं बहुत सारा स्लम का भी प्रॉब्लम है। तो जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई या और सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जैसे वाटर प्रॉब्लम हो गई। तो इन सब ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब स्थिति में है। तो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है, इसको जो है कहते हैं सॉल्व करने की ज़रूरत है। विद द पावर्स ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल डेलीगेटेड टू स्पेशल पर्पज व्हीकल। स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या होती है, ये किसी खास प्रोजेक्ट के लिए बनाए जाते हैं। इनकी कुछ टाइम लिमिट होती है, उसी टाइम लिमिट के अंदर ये काम करते हैं। उसके बाद जब उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उस प्रोजेक्ट वो जो एसपीबी होता है वो भी खत्म हो जाता है। अब इसको क्या है, ये कंपनीज एक्ट में बनाया जाता है। अब ये क्या होगा, अपनी ओन विजडम पे ये एक्ट करेगा और जो भी हमारे जो कहते हैं मान लीजिए जो स्मार्ट सिटी का जो मिशन है उसको ये पूरा एम्पलीफाई करेगा, पूरा क्या कहते हैं पूरा कंप्लीट करेगा। तो इसके लिए पूरा है। और आगे भी कंटिन्यू किया गया है, इट वुड बी स्मार्ट फॉर इंस्टेंस टू यूज सेंसर्स टू एस्टिमेट। जैसे मान लीजिए फ्लो ऑफ व्हीकल क्या होते हैं, पेडेस्ट्रियन जैसे मान लीजिए जो लोग चलते हैं या व्हीकल का जो फ्लो होता है पूरे क्या कहते हैं पूरी सिटी में, तो उसको अगर हम एक सेंसर की तरह अगर हम सेंसर की यूज़ करके अगर इस फ्लो को हम अगर हम वो कर लेते हैं, चैनलाइज कर लेते हैं, अगर एस्टिमेट कर लेते हैं, तो हम डिस्कस कर पाएंगे, हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे यहाँ एयर क्वालिटी क्या है, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में जो ट्रैफिक जैम होते हैं उसको हमको कैसे जो है मैनेज करना है, कैसे नहीं मैनेज करना है। क्रिएट स्मार्टफोन एप्लीकेशन फॉर द पब्लिक टू रिपोर्ट ऑन अ वैरायटी ऑफ पैरामीटर। स्मार्टफोन की जो कहते हैं जो एप्लीकेशन है उनको क्रिएट करने की जरूरत है, जिससे पब्लिक रिपोर्ट कर पाए कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कहीं पर जो है कहते हैं कूड़े के ढेर लगे हैं, तो उसको फोटो क्लिक करके उस पर ऐप पे डाल देना, या मान लीजिए जैसे ट्रैफिक जाम है तो वहाँ पर अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है तो उसको जो बताना है। इन सब चीज़ों का अगर हम एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन अगर इसके सब एक पूरे सीरीज में बना लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दूसरा, द अरे ऑफ थिंग्स सेंसर्स बीइंग इंस्टॉल्ड ऑन शिकागो स्ट्रीट। शिकागो स्ट्रीट में क्या होता है, बहुत सारे सेंसर इंस्टॉल किए गए हैं। वहाँ पर क्या होता है, पीपल क्या करते हैं, डाउनलोड द रॉ डेटा ऑन एयर क्वालिटी, ट्रांसपोर्ट, पेडेस्ट्रियन मूवमेंट, स्टैंडिंग वाटर। ऑल्दो इंडियाज स्मार्ट सिटी मिशन हैज आइडेंटिफाइड मोर देन 20 priority एरियाज, इंटरवेंशन बाय द रेस्पेक्टिव एजेंसीज आर वीक। जो लास्ट पॉइंट है कि एजेंसीज का जो रिस्पॉन्स रहता है वो वीक रहता है। हमारे यहाँ कोई भी पॉलिसी आप देख लो जो पेपर में होती है वो स्वर्णिम अक्षरों में गोल्डन लेटर्स में लिखी जाती है, लेकिन जब वो इंप्लीमेंट होती है, जब वो ग्राउंड लेवल पर आती है, तब आप देखोगे कि मतलब एकदम से पूरा धराशायी हो जाती है। तो इस चीज़ों को डिस्कस करने की जैसे शिकागो में है बहुत सारे मतलब रॉ डेटा को जो है कहते हैं वो जैसे एयर क्वालिटी होगा, ट्रांसपोर्ट हो गया, पेडेस्ट्रियन मूवमेंट हो गया, इन सब चीज़ों पर वहाँ पर सेंसर्स लगे हैं। लोग वहाँ पर वहाँ की जो नागरिक है वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। यहाँ पर इंडिया में भी यही होना चाहिए कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। जो पब्लिक गुड है हमारे खुद के वेलफेयर के लिए है, तो उस पर हमें खुद उसको यूज़ करना चाहिए, खुद उस पर काम करना चाहिए उसके रखरखाव के लिए, ताकि हम आगे भी फ्यूचर में हमारी जनरेशन या हम यूज़ कर सके फ्यूचर में। अब जैसे मान लीजिए सिटी बस कॉर्पोरेशन है या मेट्रो रेल है, सब अर्बन ट्रेन है, जो ये ट्रांसपोर्टेशन की जो रियल टाइम पैसेंजर इन्फॉर्मेशन है वो अगर ओपन डेटा में अगर हमें मिल जाती तो हम ये फॉलो अप कर पाएंगे कि हमारे पीक आवर्स क्या हैं क्या नहीं है। जैसे मान लीजिए जो हमारे ऑफिस टाइम होता है सुबह 9 बजे तक या शाम को जो 5 से लेकर के 8 बजे तक लोग ऑफिस से लौटते हैं, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हमको इस पर डेटा मिल जाएगा तो हम इस पर बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। जो हमारा स्मार्ट सिटी का मिशन है वो रियली एक फुलफिल हो पाएगा। वो जो कहते हैं लोगों का जो एम्बिशन है वो कंप्लीट हो पाएगा कि हाँ हम इंडिया में भी देख पाएंगे जो डेवलप्ड कंट्री जैसी फैसिलिटीज़ मिलती है वो इंडिया में भी मिल पाए, और हम यही चाहेंगे कि ये चीज़ें जो कहते हैं फ्यूचर में इंप्लीमेंट हो जाएं। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही है। अब थर्ड आर्टिकल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको अच्छे से डिस्कस करने की जरूरत है। हमने इससे पहले भी इसको इंक्लूड किया था इस तरीके के आर्टिकल, जैसे न्यू कलर्स ऑफ द व्हाइट हाउस के जो न्यू कलर्स हैं उसको डिस्कस किया गया। जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू से प्रेसिडेंट ट्रम्प बेसिक व्यूज ऑन पाकिस्तान। अब नरेंद्र मोदी जी गए हैं वहाँ पर, मान लीजिए 26 जून आज है, आज वहाँ पर ट्रंप से वो मुलाकात करेंगे, तो इनके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि पाकिस्तान के खिलाफ कैसे व्यूज़ हैं, खिलाफ क्या मान लीजिए जो बेसिक व्यूज़ है, जो टेररिज्म का जो उनका केस है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उस पर हमारे जो व्यूज़ है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हम बना सकते हैं या हम अपनी बात वहाँ पर रख सकते हैं। दूसरा, इन इट्स फर्स्ट 6 months ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रेडिकल एंड नेशनलिस्टिक अप्रोच टू इंटरनेशनल अफेयर्स हैज़ ऑलरेडी टच्ड इंडिया इन इंपॉर्टेंट एरियाज। जो 6 महीने का अभी मान लीजिए ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, उसने जो
जाकर जो हमारे इंपॉर्टेंट एरिया है उसको ऑलरेडी इन्होंने टच किया, जैसे वीज़ा फॉर स्किल्ड वर्कर H1 वीज़ा इशू, या क्लाइमेट चेंज से उनको रोल बैक करना, या ईरान की पॉलिसी, ईरान से हमारा बहुत सारा बिजनेस है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे अभी इसी आर्टिकल में। आफ्टर एन एरा इन विच सक्सेसिव अमेरिकन प्रेसिडेंट वर परसुएडेड टू फोरगो शॉर्ट टर्म पे ऑफ फॉर लॉन्गर टर्म इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। और अभी इससे पहले जो मान लीजिए पिछले डिकेड में या पिछले 10 से 15 सालों में क्या हुआ कि जो भी सक्सेसिव अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया कि जो शॉर्ट टर्म उनके जो कहते हैं इन्वेस्टमेंट थे वो उन्होंने इंडिया में इकोनॉमिक या डिप्लोमेटिक टर्म में लगाए, क्योंकि उन्हें पता है कि लॉन्गर टर्म में उसके बेनिफिट उनको मिलेंगे। लेकिन जो हमारे इनकम्बेंट मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप हैं, वहाँ पर उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, इज़ टू सिक्योर अ पाउंड ऑफ फ्लैश। वो मतलब एक वो हो जाए एडी जो होता है कि पाउंड ऑफ फ्लैश, उन्हें जहाँ भी हो उनका फ़ायदा नज़र आए वो वहीं पे झुक जाएंगे, वो वहीं पे। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है 200 सालों में। अगर इतिहास को हम उठाकर देखें, हिस्ट्री को उठाकर देखें, तो 200 साल में अमेरिका ने इतने अच्छे मतलब लीडर्स दिए हैं, इसीलिए अमेरिका आज तक ग्रेट था। और हो सकता है कि ये जो है मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि ये ऐसा अमेरिकन प्रेसिडेंट आया जिस पे सब ने क्वेश्चन उठाए, उनकी क्रेडिबिलिटी पे, उनकी एबिलिटी पे, उनकी कैपेबिलिटी पे। तो ये जो कहते हैं ये हमारे इंडियन इंटरेस्ट को भी थोड़ा खतरे में पैदा करता है, थोड़ा खतरे में लाता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि अच्छा ही हो। तो आगे क्या है डिस्कस करते हैं, कंटिन्यू है। 3 इंडिकेशन जो है, फर्स्ट इंडिकेशन क्या है कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप हैज इट्स ओन मास एंड मोमेंटम। इंडिया और यूएस का जो रिलेशनशिप है इसका अपना खुद का एक वजूद है, अपना खुद का एक जो है इसका तरीका है, ये अपने खुद के तरीके में चलता है। व्हेन द ग्रैंड जेस्चर्स ऑफ द पास्ट डिकेड मे बी मोर डिफिकल्ट टू अचीव। भले ही जो पिछले 15 सालों 10 सालों में हम लोगों ने अचीव किया है डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक टर्म पे या पॉलिटिकल टर्म पे, भले ही उसको हम अचीव करने में हमें मुश्किल ज़रूर आए इस प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन जैसे मान लीजिए अभी 2 बिलियन सेल ऑफ नियरली 2 डजन प्रेडेटर ड्रोन्स टू इंडिया, जो गार्डियन ड्रोन हमें मिल रहे हैं, 2 बिलियन की जो सेल हुई है, सिग्निफिकेंटली ऑगमेंटिंग द इंडियन नेवीज अनमैन्ड एरियल कैपेबिलिटी। जो यूएवी ड्रोन होते हैं, जाहिर सी बात है ये हमारे जो इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा देगा। तो अभी ये थोड़ा सा अच्छा संकेत है कि हाँ हमारी जो डिफेंस की जो है हमारी जो डील्स हैं वो कंप्लीट होती नज़र आ रही हैं। भले ही जो ईरान का इशू हो या इस तरीके के इशू हैं उस पर हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। तो अभी दूसरा जैसे मान लीजिए जो ट्रेड एंड इमिग्रेशन एंड क्लाइमेट चेंज, इस पर भी हमें पूरा डिस्कस करने की ज़रूरत है कि हमारी क्या जो है कहते हैं रोल होंगे, हमको क्या आपसे मदद मिलेगी, जैसे टेक्नोलॉजी के टर्म में या किसी चीज़ के टर्म में। अभी वहाँ पर जो त्रिमूर्ति हैं, एक्सिस ऑफ एडल्ट जिन्हें कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जेम्स मैटिस और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इससे पहले जो कहते हैं कन्फ्लिक्ट में आए थे, उनको हटाया गया, फिर नए आए हैं। तो इनका जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। अब जैसे वो क्या करते हैं, इंडियाज़ बिहेवियर टुवर्ड्स द ईरान जो हमारा एक बहुत अच्छा मतलब जैसे चाबाहार पोर्ट हो गया, या हमारा जो कहते हैं गैस पाइपलाइन हो गई, या हमारे जो ट्रेड हैं ईरान से, हमारे बहुत सारे ट्रेड हैं वो क्या, लेकिन जो उनका ईरान के खिलाफ जो उनका वो रहता है क्या नाम है अमेरिका का, तो हमको भी वो प्रेशराइज करते हैं कि आप ईरान पे जो हमने सैंक्शंस लगाए हैं उस पर अगर आप उनसे बिजनेस करते हो तो हमारे सैंक्शंस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इंडिया को प्रेशराइज करते हैं कि आप ईरान से डील ही ना करो। फिर इंडिया को प्रेशर में आना पड़ता है। लेकिन चाइना यहाँ पर क्या करता है, चाइना कोई भी प्रेशर में नहीं आता है और ईरान से डील करता है। तो ईरान में भी एक जो है मतलब अभी प्रेजेंट सिनेरियो में एक व्यू बना है कि चाइना जो है मतलब इंडिया से थोड़ा अच्छा करता है। तो इस चीज़ को भी हमें डील करने की ज़रूरत है। हम खुद अपने आप को इतना सेल्फ सस्टेनेबल और सेल्फ रिलायंट बनाएं कि हमारे पर कोई ऐसे प्रेशर लगाने से पहले 100 बार सोचें कि हमारी जो क्या कहते हैं हमारा जो सॉवरेनिटी है, हम अपने डिसीजन हम खुद लेंगे। अब दूसरा जैसे मान लीजिए अभी हमने डिस्कस किया गार्डियन ड्रोन डील जो है एक पॉजिटिव ट्रेंड है। मान लीजिए दूसरा प्रोग्रेसिव इन जॉइंट वर्किंग ग्रुप एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी। अब इसका प्रोग्रेस जो है उसको भी हमें डिस्कस करने की जरूरत है। एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी जो हमें मिलनी है उसको, जैसे हमारे यहाँ जो एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं उसकी अगर जो है अगर टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर की जाती है लॉन्ग टर्म में तो उसका भी हमको बेनिफिट मिलेगा। सेकंड जो इशू क्या है, ट्रंप कैन बी मैनिपुलेटेड फॉर ओन एंड्स। अभी हमने देखा ट्रंप ने क्या किया, चाइना से इससे पहले जब वो जो कहते हैं अपने यहाँ जब कैंपेन करते थे कितना ज़्यादा उन्होंने चाइना के खिलाफ जहर उगला था। लेकिन
अभी क्या हो रहा है, चाइना एंड सऊदी अरेबिया, उन्होंने मतलब पूरा इस्लाम के खिलाफ बहुत सारा कुछ बोला। चाइना ने भी जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज, हैवली उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। लेकिन चाइना ने कैसे मैनिपुलेट किया ट्रंप को, हिस्ट्री ऑफ कोरिया को उन्होंने मैनिपुलेट करके बताया कि दिस वाज द पार्ट ऑफ द चाइना, और उसको वो मान भी गए। अभी जैसे मान लीजिए 3 रिक्वेस्ट जो है की थी यूएस की तरफ से, जो साउथ चाइना सी है उसमें फ्री नेविगेशन के लिए जो इनका पैसिफिक ओशन का जो कमांड है, उसको तीनों रिक्वेस्ट को चाइना ने ब्लॉक कर दिया था। अब देखिए चाइना में इतना शक्ति है, इतना मादा है उनमें कि आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है, अमेरिका हो कोई भी कंट्री हो, उसको वो ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मान लें रिलाइंग ऑन चाइना हैज़ नॉट वर्कड आउट, बट व्हाट ट्रम्प सेड, ट्रंप ने कहा क्या कि जो कहते हैं भले ही जो हमने नॉर्थ कोरिया का जो प्रॉब्लम था, चाइना पे हमने जो है प्रेशर करके उसको जो है कंटेन करने की कोशिश की नॉर्थ कोरिया को, भले ही सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि चाइना ने अपना जो काम करना था वो काम किया, और उसके लिए उन्होंने ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस किए उसके लिए। तो एक मतलब बहुत ज़्यादा कलर बदलते हैं। भले ही अमेरिका जो है कैपिटलिस्ट कंट्री है, वो अपने स्वार्थ के लिए चलता है, सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट देखता है, लेकिन इतने भी इंटरेस्ट क्या कि अब आप हर मौके पर आपको कोई डिफाइन ही नहीं कर पाए कि आप ऊंट किस करवट बैठेगा, आपको किसी को पता ही नहीं चलता है। अब चाइना ने क्या किया, चाइना मैनेज टू मॉडरेट हॉस्टिलिटी एंड देयर वाज पीरियड इन बिटवीन पीरियड ऑफ द काम। चाइना ने क्या किया, मैनेज किया, पूरा हॉस्टिलिटी को मॉडरेट करने की कोशिश की, और उसके बीच में पीरियड ऑफ शांति का भी माहौल आया, पीरियड ऑफ काम भी आया, और चाइना ने दिखाया इस बात को कि हाँ हमने जो है कहते हैं हमारे जो बहुत ही लिमिटेड वो थे, हमारे लिमिटेड बहुत ज़्यादा हमने हमारी जो वो हैं, हम प्रेशर करने की क्षमता है जो बहुत लिमिटेड है नॉर्थ कोरिया को, तो हमारे वजूद में जितना था, हमारी शक्ति में जितना हमने किया, भले ही वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और सबसे जो मोस्ट स्टार्क जो इनकी जो पर्सनालिटी नज़र आई है, वो कतर का इशू आया है। उसमें क्या हुआ, सऊदी एंड यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, इसको दुबई भी कहते हैं, उसने क्या किया, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक असॉल्ट किया कतर पे, पूरा ब्लॉकेड कर दिया। और वहाँ पे उनको ये भी नहीं समझ में आया, वहाँ की जो कहता है डिफेंस कमेटी थी, उसने भी कहा कि आपके मोर देन 10,000 यूएस वहाँ पे वो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, और वो क्या करते हैं, जो मुस्लिम ब्रदरहुड एंड ईरान का जो कंटेनमेंट है वेस्ट एशिया में, उसको डील करने के लिए वहाँ पूरा सेंट्रल कमांड है, उसके बावजूद वहाँ पर कतर पे उन्होंने ब्लॉकेड लगा दिया। तो मतलब वो अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उसको पूरा आगे करते हैं, और जो डिप्लोमेटिक है उसको मतलब एकदम से, जाहिर सी बात है उनके अंदर कोई डिप्लोमेसी नहीं है, सिर्फ वो बिजनेसमैन रहे हैं, और उनकी जो एक किस्मत रही है, बड़े भाग्यशाली रहे हैं, कुछ नहीं किया, 6 महीने में पॉलिटिक्स में आए, प्रेसिडेंट बन गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, और बहुत सारे उन्होंने मतलब दिखाए भी तरीके की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये वो दुनिया भर का। तीसरा उनका जैसे मान लीजिए थर्ड इशू क्या है, साउथ एशिया का जो मैट्रिक्स है, कतर क्राइसिस, साउथ एशिया में एक इंडिया जो है रीजनल कंट्री है, रीजनल मान लीजिए, और उसमें जो कतर का क्राइसिस है, उन्होंने क्या किया है, ही लिटिल केयर्स फॉर रीजनल स्टेबिलिटी, म्यूचुअल रिस्ट्रेंट एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जो कतर का जो क्राइसिस है वो बहुत मतलब दिखाता है कि वो बहुत लिटिल केयर करते हैं, बहुत ही कम केयर करते हैं रीजनल स्टेबिलिटी का, या म्यूचुअल रिस्ट्रेंट का, या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। इसके डिप्लोमेटिक चैनल हो सकते थे, आप सऊदी अरेबिया को और यूएई को, या अरब कंट्री थे उसको और कतर को एक आप बेंच पे बुलाते, उनसे बात करवाते कि हाँ क्या इशू है, उसको आप डिस्कस कर लीजिए। वहाँ की जो हमारी जो मान लीजिए जो हमारे यहाँ के कंट्री के जो 6.5 लाख लोग वहाँ पर मौजूद हैं कतर में, वो आगे जो है कहते हैं प्रॉब्लम में आ जाएंगे, उनको इवैक्यूएट करना पड़ेगा वहाँ से। अभी इससे पहले जो ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन था, सिंपैथेटिक अप्रोच टुवर्ड्स द सर्जिकल स्ट्राइक एंड व्हाट दे डिड, दे गेव ग्रेटर लैटिट्यूड टू दिल्ली। जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था उस पर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही मतलब इंडिया की टुवर्ड्स जो है उन्होंने सिंपैथेटिक अप्रोच अपनाया था, तो ये अच्छी बात थी हमारे लिए। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर मान लीजिए कोई केसेज इस तरीके को, जैसे कुलभूषण जाधव क्राइसिस अगर आगे चल करके वर्सन होती है, फेस्टर होती है, और अगर मान लीजिए कोई अनदर टेररिस्ट अटैक होता है हमारे यहाँ कंट्री में, तो ये बहुत मतलब प्रोबेबिलिटी है इसकी कि इंडिया विल रिस्पॉन्ड इन इट्स ओन वे, एंड रिस्पॉन्स विल बी मिलिट्री रिस्पॉन्स। तो इसके जो रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं, तो इन चीज़ों का भी देखने की ज़रूरत है। अभी जैसे ये दूसरा जो है, इजराइल वॉज वेरी सरप्राइज बाई ट्रंप, व्हाट ही डिड, ही सेड ही वॉज टेकिंग टू मच इंटरेस्ट इन इजराइल एंड पैलेस्टीन डिस्प्यूट।
तो इजराइल और फ़लस्तीन का जो डिस्प्यूट था, भले इनका प्रो इजराइल जो स्टैंस रहा है, इन्होंने कहा कि जो कहते हैं इजराइल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये है, उसके बाद जो कहते हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया इजराइल और फ़लस्तीन के डिस्प्यूट में, तो उससे इजराइल भी इस बात से नाराज़ था। तो ये सब चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है अब। और हमारा जैसे मान लीजिए मिस्टर मोदी विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सेव व्यू ऑन पाकिस्तान। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि जो हमारे जो व्यूज़ हैं पाकिस्तान पे, उसको सेव करने में हमारा बहुत अच्छी अपॉर्चुन मोमेंट है ये। और दूसरा, अफ़गानिस्तान की पॉलिसी है हमारा, वहाँ पर क्या रोल होगा, इन चीज़ों को डिस्कस करना है। और ये अगर थोड़े थोड़े हम इन इशूज़ को अगर डिस्कस कर ले जाते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स इशूज़ हैं या थॉर्नियर सब्जेक्ट हैं, वी विल बी रिजर्विंग दोज फॉर द कमिंग ईयर्स। तो ये सारा पूरा डिस्कस इस आर्टिकल में किया गया है। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, आप इसको डिस्कस करिए, इसका नोट्स बना सकते हैं। ये पीपीटी मैं एक फेसबुक पेज पे अपलोड कर देता हूँ, अगर वहाँ से आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम तीसरा आर्टिकल जो डिस्कस करने चाह रहे हैं, लास्ट विकेट स्टैंड। ये जो है कहते हैं COA, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जो बनाए गए थे लोधा कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद BCCI को गवर्न करने के लिए। तो अभी इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? द फेलियर टू मेक अ विजिबल इम्पैक्ट ऑन हाउ क्रिकेट इज गवर्न इन इंडिया इज एक्सट्रीमली वरिंग। जो विजिबल इम्पैक्ट नहीं ये बना पाए अभी जो है कहते हैं, और ये सोचा गया था कि सारी स्पोर्ट की जो प्रॉब्लम है उसको ये सॉल्व कर देगा। तो बड़ा ही एम्बिशियस ये जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट का वो था प्रोजेक्ट था, समझ लीजिए कि हाँ अगर मान लीजिए यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो अदर जो हमारे वो हैं स्पोर्ट हैं उस पर भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी पिटीशन वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ी है। अभी 6 months लेटर इट इज़ द COA कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज़ मेकिंग न्यूज़ फॉर रॉन्ग रीजन्स। जो हमने सोचा था वो मैंने बड़े अच्छे कॉज के लिए सोचा था, लेकिन 6 months के बाद क्या हो रहा है कि रॉन्ग रीजन्स के लिए जो है हेडलाइंस पे रह रहा है। कंपाउंडेड बाय द कंट्रोवर्सी बिटवीन द कोच एंड द कैप्टन। कोच एंड कैप्टन के बीच में भी एक कंट्रोवर्सी हुई, एंड एक्सप्लोजिव रिजिग्नेशन ऑफ वन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर रामचंद्र गुहा ने जो रेजिग्नेशन दिया उस पर भी इशू हुआ कि हाँ रामचंद्र गुहा ने इतनी जल्दी क्यों वहाँ पर जो है रेजिग्नेशन दे दिया। अब इसमें और दो तीन पॉइंट और जो है मेन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए श्रीनिवासन सेड इट इज़ नॉट मैंडेटेड टू डिसाइड, COA इज़ नॉट मैंडेटेड टू डिसाइड एलिजिबिलिटी टू अटेंड अ मीटिंग। ये जो है मतलब आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि जो है जो श्रीनिवासन ने कहा कि जो कोई मीटिंग अटेंड करेगा या नहीं अटेंड करेगा उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो दूसरा गुहा जो है जैसे रिज़ाइन किया उन्होंने, और विक्रम लिमाये जो है वो भी लीव पर हैं, या जो क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है और जो रियल वर्क था वो शुरू होने से पहले, बिफोर रियल वर्क बिगन क्राइसिस ऑफ लीडरशिप हैज़ राइजन अप। क्राइसिस ऑफ लीडरशिप पहले ही आ गई, जो हमारा जो रियल वर्क इनका तो अभी स्टार्ट ही हुआ था, उससे पहले ही क्राइसिस ऑफ लीडरशिप मतलब 3 मेंबर हैं उसमें रामचंद्र गुहा ने रिजाइन कर दिया है, विक्रम लिमाये इज़ ऑन द शॉर्ट लीव। तो वो जो है दूसरा लॉस्ट पर्पज, इनका जो पर्पज है वही ये लॉस्ट कर गए, जैसे सुपरस्टार कल्चर पर इन्होंने बात उठाई। दूसरा दे आर नॉट इंक्रीजिंग ओवरऑल रेवेन्यू मोर देन 26% ऑफ BCCI रेवेन्यू टू डोमेस्टिक एसोसिएशन। ये क्या कर रहे हैं कि 26% से जो BCCI के रेवेन्यू डोमेस्टिक एसोसिएशन के लिए जाता है उससे आगे ये बढ़ा ही नहीं रहे हैं। अभी दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे डोमिनो इफेक्ट होता, अगर COA जो अगर सक्सेस होता या फेलियर होता है तो इसका डोमिनो इफेक्ट होगा। अगर जो स्टेट एसोसिएशन है, अगर जो अदर जो है वो हैं जो स्पोर्ट एसोसिएशन है उस पर ये अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज़ मलिंग पिटीशन अक्रॉस न्यूमरस स्पोर्ट। बहुत सारे स्पोर्ट के जो है कहते हैं पिटीशन हैं फॉलो की गई हैं, जैसे वहाँ पर वो रिफॉर्म चाहते हैं। अब डिफ़िकल्ट स्ट्रेच अहेड, आगे क्या है इनके बहुत डिफ़िकल्ट पाथ है इनके लिए। अब दूसरा क्या डिफ़ाइन करेगा 14 जुलाई को, जो 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है उस पर थोड़ा क्लियरिटी आएगी। COA उस पर COA को क्या चाहिए उनको, दे शुड हैव अ क्लैरिटी ऑफ थाट्स एंड रिजॉल्व एंड देयर प्राइम ऑब्जेक्टिव शुड बी यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ द लोधा रिकमेंडेशन, लोधा कमेटी रिकमेंडेशन। सेकेंड थिंग, द क्रिकेट शुड बी transparent, and fourth, protection of cricket and other sport from the harmful conflict। जैसे कोई कन्फ्लिक्ट है उससे उनको बचाना है, जैसे मान लीजिए वेटिंग का इशू आता है या अदर इश्यूज आते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इनका जो मोटिव होना चाहिए, रिस्टोरिंग
क्रिकेट टू इट्स प्लेयर्स एंड फैंस। जैसे जो अभी आईपीएल हुआ, आईपीएल में क्या हुआ कि ये लोगों ने कहा कि ये सिर्फ पैसा बनाने का जरिया हो गया और जो क्रिकेट है वो कहीं पर जो है अपना वजूद खो रहा है। तो ये चीज़ इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसको सिर्फ मतलब जो फैंस की जो फीलिंग्स हैं उसको जो है रीस्टोर करने की ज़रूरत है कि नहीं, क्रिकेट क्रिकेट ही है, ये पैसों का खेल नहीं हुआ है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं एक सरसरी नज़र से कि हाँ क्या है इस पर क्या नहीं है। लोधा कमेटी के जो रिकमेंडेशन है वो हो सकता है मेंस में भी नज़र आ जाएं आपको, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब जो हम लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ये जेएनयू की राइटर हैं, जेएनयू की प्रोफेसर हैं। इन्होंने क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्टिंग प्रोटेस्ट स्टिफलिंग डिसेंट। ये कह रहे हैं अगर आप प्रोटेस्ट को अगर रिस्ट्रिक्ट करते हो तो डिसेंट है, डिसेंट मतलब जो नाराज़गी है जो गवर्नमेंट के खिलाफ, उसका आप गला घोटते हो, स्टिफल करते हो। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि a combination of coercive and non-coercive means is being used to silence criticism। coercive और non-coercive means यूज़ किए जा रहे हैं, सोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं जो क्रिटिसिज्म को साइलेंस किया जा रहा है। दूसरा ये क्या कह रही है कि जो हिंदू आइडेंटिटी है उसको लोगों पर इम्पोज किया जा रहा है, जो हमारे यहाँ का प्लूरलिज्म है, जो हमारे यहाँ की सर्वधर्म संभाव है, जो हमारे यहाँ एक धार्मिक भाईचारा है, उसको जो है तोड़ने की कोशिश की जा रही है या हिंदू आइडेंटिटी को इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा ये क्या कह रहे हैं, मोर इम्पॉर्टेंटली द इकोनॉमी इज इन डिस्ट्रेस। इकोनॉमी क्या कर रही है, डिस्ट्रेस में है। देयर इज हार्डली एनी जॉब क्रिएशन फॉर द 12 मिलियन पीपल हु इंटर द वर्क फोर्स इन एनुअली। ये जॉब का जो इशू है उसके ऊपर जो है कहते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट को जवाब तो देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो रिकॉर्ड है वो पूरा टूट गया है। अभी पिछले साल केवल 1,30,000 जॉब ही क्रिएट हो पाई, अनलाइक अदर ईयर्स लाइक 2013-14 द रेशियो और एवरेज वॉज 1,70,000 to 1,80,000। तो अब गवर्नमेंट इस बात का कैसे बचाव करती है कि हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं जिससे हम ये कह पाएँ कि हमारे यहाँ जो जॉब का डेटा है वो बहुत रिलायबल है या बहुत ट्रुथफुल है। लेकिन इस बात को कह करके गवर्नमेंट बच नहीं सकती है। जिस वादे के साथ गवर्नमेंट आई है कि लोगों को 2 करोड़ जॉब देंगे, उसको आपको फुलफ़िल करना ही होगा। तो उसके लिए भले ही प्रेजेंट गवर्नमेंट अपने एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन अब ये समय बताएगा कि कैसे जो है मतलब ये चीज़ें कैसे ये चीज़ें ज़मीन पर आती हैं। अब ये कह रही हैं दलित्स आर डिसइंचेंटेड लॉट एंड हैव टेकन टू एक्टिव प्रोटेस्ट फ्रॉम ऊना टू सहारनपुर। ये बड़ी मतलब चिंताजनक बात थी कि दलित्स के ऊपर जो केसेस हुए, और चाहे वो ऊना का केस हो चाहे वो सहारनपुर का केस हो, दलित हो या किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का कोई भी वर्ग हो, कोई भी नागरिक हो, वो सबसे पहले हिंदुस्तानी है। तो एक जो भी अगर इस तरीके के अटैक होते हैं, चाहे वो गौरक्षक हो जो ये अपने हाथ में कानून ले लेते हैं, तो ये बहुत ही चिंताजनक है। और जो हमारी जो कहते हैं जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको ये जो है पूरा वायलेट करते हैं, ह्यूमैनिटी के ऊपर ये पूरा कलंक फैलाते हैं, ये समझ लीजिए। तो इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। फिर आगे क्या कह रही है, भले ही इन सब चीज़ों के होने के बावजूद ये मतलब जो प्रोटेस्ट हैं इतने ज़्यादा परवेजिव नहीं हैं या इतने ज़्यादा मतलब फैले हुए नहीं हैं कि जो बीजेपी की जो बिनिंग स्प्री है, जो बिनिंग सीरीज है इलेक्शंस की, जैसे किसी भी स्टेट का हो या नगर पालिका के या म्यूनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन हैं वो नहीं चैलेंज हुए हैं। दे हैव नॉनदलेस इन्वाइटेड द रैथ ऑफ द गवर्नमेंट। भले ही ये चैलेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो है कहते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो नाराज़गी है वो ज़रूर इन्होंने इन्वाइट करी है। चारों तरफ से जो है इस मामले पर जो है इनकी क्रिटिसिज्म हुई है। अब दूसरा कह रही है कि रेमिट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई, curbs on foreign funded NGO, criminalization of dissent through sedition provision of the penal code। RTI का जो दायरा है वो इन्होंने कम कर दिया है, या फॉरेन फंडेड जो NGO हैं, FCRA जो होता है, FCRA आपको पढ़ने की ज़रूरत है। FCRA जो होता है वो एक एक्ट बनाया गया था जो फॉरेन फंडिंग है NGOs की, उसको जो है FCRA 2010 एक्ट है, इसको आप देख लीजिए। और अगर मुझे मौका मिलता है तो कभी हम इसको डिस्कस कर लेंगे आगे चल करके, क्योंकि ये लाइमलाइट में रहेगा। तो फॉरेन फंडिंग जो है NGO की वो बहुत ज़्यादा वो कर दी गई है। जो यहाँ पर अभी अमेरिकन जो कहते हैं, इससे पहले जो आए थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, उन्होंने भी डिस्कस किया था कि जो हमारा FCRA का इशू है उसको आप सॉल्व आउट करिए। तो राजनाथ सिंह जो यहाँ के होम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि हाँ हम इसको डिस्कस करेंगे। अब ये क्या कह रही हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिसेंट मान लें, जो नाराज़गी है, जो प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसको ये क्या करते हैं, जो सेडिशन 124 सेक्शन
एक्ट है, आईपीसी का सेक्शन 124A है सेडिशन का, तो वो लोगों पर इम्पोज कर दिया जा रहा है। ये सही बात है, कोई हमें एक ऐसा एक्ट लेकर के आना चाहिए जो इस तरीके की केसों को डील कर सके। सेडिशन आप जो है कहते हैं तो हर केसों में लगा दिया जा रहा है, छोटे से छोटे केसों में। तो इस केस से हमें मतलब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और पुलिस को भी जो है कहते हैं वो करने की ज़रूरत है कि हाँ मतलब उनको बताने की ज़रूरत है कि हर केसेस में आप जो है सेडिशन नहीं लगाना चाहिए आपको। ये जो है कहते हैं लोकल लेवल पे हो जाता है। ये जो पुलिस है वहाँ पर उनको उतना ही पता होता है कि हाँ ये एक इन्होंने जो है कहते हैं एंटी इंडिया मूवमेंट चलाई है, एंटी इंडिया नारे लगाए, बस सीधे जो है आप सेडिशन का केस लगा दो। अलग जो है कहते हैं कुछ प्रोजेक्ट लेकर के आने चाहिए, कुछ प्रोविज़न लेकर के आने चाहिए इन तरीके के मामलों से डिस्कस करने के लिए। जो फॉरेन फंडिंग एनजीओ के हैं इसके भी प्रॉपर जो है कहते हैं गवर्नमेंट या इंटेलिजेंस के सबूत रहे हैं कि ये लोग जो है कहते हैं एंटी इंडिया मूवमेंट चलाते हैं, चाहे वो कुडनकुलम प्रोजेक्ट रहा हो या इंडिया को जो है कहते हैं बाल्कनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट रहा हो या नक्सलिज्म को बढ़ाते हैं। तो इस तरीके के जो है कहते हैं एविडेंसेस रहे हैं, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा कर्विंग की गई है, बहुत ज़्यादा इसको जो है कर्टेल किया गया है। और बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं फाइल करते हैं। दूसरा, ये लोग क्या करते हैं, फॉरेन फंडिंग लेते हैं और उसको जो है कहते हैं उसको जो अलग मीन्स में यूज़ करते हैं और दिखा देते हैं कि हमारे जो एनजीओ में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी एनजीओ नहीं फॉलो कर रहा है। ताली दोनों हाथ से बजेगी, आप भी आगे आना होगा, आपको भी, एनजीओ को भी, गवर्नमेंट को भी आगे आना होगा। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है कहते हैं रेजोल्यूट करना होगा, उसके लिए जो है सॉल्व करना होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद ये कह रही हैं कि जैसे मान लीजिए अभी जो रिसेंट एक्टिविटी हुई सीबीआई रेड ऑन द एनडीटीवी, इस पर भी आप कह सकते हैं, या ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं या सिविल सोसाइटी ग्रुप हैं उनको हाउंड किया जा रहा है, उन पर जो है बहुत ज़्यादा वो केसेस लगा दिए जा रहे हैं। तो अभी जैसे सीबीआई की जो रेड एनडीटीवी पर हुई, एक बात सही है कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो है अपने उनके जो है खुद के एजेंडा हैं या बहुत सारा ब्लैक मनी उनके पास है। तो सीबीआई ने अगर जो एनडीटीवी ने अगर एंटी गवर्नमेंट या एंटी इस्टेब्लिशमेंट उसका एजेंडा है या उसके जो है रिपोर्टिंग रही है, तो आप जो है कहते हैं सिर्फ आपने एनडीटीवी को ही जो है टारगेट किया। आप ऐसे अगर आपको लगता है कि हाँ चीज़ें हैं तो आप सारे जो है मतलब उनको सारे चैनल्स पर आप केसेस करो। आपके पास भी एविडेंसेस हैं इसके कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो है ब्लैक मनी का पूरा होर्डिंग करके रखते हैं। तो एक तरीके से मतलब वो जो है नॉन पार्शियल होना चाहिए इन चीज़ों में। तो और ये कह रही हैं कि जैसे मान लीजिए जेएनयू का जो केस हुआ पिछले साल, जो फरवरी में केस हुआ, दूसरा एफटीआईआई का केस हुआ जो उस पर जो है कहते हैं गजेंद्र चौहान को एफटीआईआई फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसको बना दिया गया, उनको हेड बना दिया गया, उस पर भी बहुत सारे केसेज हुए। अब जैसे 3 प्रोटेस्ट हुए हैं अभी, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट इन एमपी, वहाँ पर क्या हुआ, सेक्शन 144 लगा दिया गया। उस पर क्या होता है कि मोर देन 4 पीपल जो है एक जगह पर कलेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो रैलीज़ हो गई या डिमॉन्स्ट्रेशन हो गए या प्रोटेस्ट हो गए, उसको पूरी तरह से वो कर लिया गया कि हाँ आप नहीं कर सकते हैं, सेक्शन 144 लगा हुआ है। या सहारनपुर का केस हुआ, वहाँ भी सेक्शन 144 लगा दिया गया। वहाँ पर अभी दलित या जो है कहते हैं ठाकुर 1-2 कम्युनिटी है, उसके बीच में बहुत सारे विवाद हुए और जो दलित आर्मी या भीम आर्मी नज़र आई वहाँ पर। तो इस पर जो है कहते थोड़ा सा फेल हुई गवर्नमेंट। वहाँ पर कानून व्यवस्था का केस आया, जिस व्यवस्था या उसका पूरा चैलेंज लेकर के वो गवर्नमेंट में, यूपी गवर्नमेंट में आए हैं, तो क्वेश्चन तो उन पर उठना ही उठना है। जैसे एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे जो उनका कन्वॉय जा रहा था चीफ मिनिस्टर का जब प्रोसेसन या काफिला जा रहा था उनको रोका, उन लोगों ने काले झंडे दिखाए या उनके खिलाफ नारेबाजी की, तो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद जो है कहते हैं उनको बेल भी नहीं दी गई। और इस पर भी वो इशू उठा रहे हैं कि भाई स्टूडेंट हैं, वो जो है कहते हैं प्रोटेस्ट तो करेंगी अगर उनकी कुछ मांगे हैं। तो एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट अगर करते हैं तो उनके प्रोटेस्ट को सुनना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को खुद इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। अब ये क्या प्रॉब्लम इनके साथ क्या है, सबको एक ही मिरर से देखते हैं या एक ही ग्लास से देखते हैं। एवरीवन इज एंटी नेशनल एंड नक्सलाइट एज सून एज ही स्टैंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट के अगेंस्ट जैसे ही कोई अगर खड़ा हो जाता है तो वो एंटी नेशनल या नक्सलाइट, ये नहीं होना चाहिए। आप अगर जो हमारे कंट्री का इतिहास रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के ऐसी गवर्नमेंट रही है जहाँ पर जो है कहते हैं वो विपक्ष को बड़े ध्यान से सुनते थे। आज तो विपक्ष ने अपना पूरा वही ख़त्म कर लिया है और एक जो है सॉलिड डिस्कशन होती थी पार्लियामेंट में भी।
अब फिर ये कह रहे हैं कि कर्ब्स ऑन प्रोटेस्ट आर नॉट न्यू। जो प्रोटेस्ट पे जो कर्ब्स हैं, जो लिमिटेशन है, रेस्ट्रिक्शन है, ये न्यू नहीं है। जैसे मान लीजिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो एक मूवमेंट चला था अन्ना हजारे जी के उसमें जो है लीडरशिप में, उसको भी परमिशन नहीं मिल पाती थी कहाँ पे आप प्रोटेस्ट करोगे, कहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करोगे। दूसरा, बाबा रामदेव के जो मिडनाइट अरेस्ट हुआ था रामलीला मैदान पे, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट पुल्ड अप द गवर्नमेंट फॉर द एक्टिविटी ऑफ द दिल्ली पुलिस। तो उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 19 इज़ अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू प्रोटेस्ट एज वेल एज राइट टू असेंबली। तो आप जो कहते हैं ये राइट टू स्पीच है, एक अगर शांतिपूर्ण जो है अगर प्रोटेस्ट आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहा है तो उसका बहुत ज़्यादा निगेटिव फॉल आउट भी हुआ गवर्नमेंट के लिए, तब की गवर्नमेंट यूपीए गवर्नमेंट के लिए। और उस पर अरुण जेटली साहब ने क्या कहा था, अब देखो बहुत ज़्यादा हमें पॉलिटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अरुण जेटली ने सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को बहुत वेलकम किया था और उन्होंने कहा था कि जो सेक्शन 144 है उसको क्रिटिसाइज भी किया था। लेकिन ये कह रहे हैं कि टाइम हैज़ चेंज, अब वो डिफेंस मिनिस्टर हो गए हैं, तब वो क्या कहते हैं राज्यसभा के जो है लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे, तो अब उनको ये चीज़ें नहीं नज़र आ रही, ये बातें ये कह रही हैं। अब हरियाणा में जैसे इससे पहले क्या हुआ, 15 दलित्स वर बुक्ड इन सेक्शन वंस अगेन सेक्शन 124 दैट इज सेडिशन केस। अब वो डिमांड क्या कर रहे थे, दे वर डिमांडिंग द 4 दलित्स, उनका 4 दलित का जो क्या कहते हैं रिलीज की डिमांड कर रहे थे, जो मर्डर केस में कन्विक्टेड थे, वो सीएम से मिले। सीएम से मिलने के बाद क्या हुआ, महीने भर बाद उन पर भी सेडिशन का केस लगा दिया गया। तो ये सब सारे इशूज़ हैं। जो राइट टू प्रोटेस्ट है, अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको पीसफुल प्रोटेस्ट करने की पूरी छूट है, तो उसको गवर्नमेंट को जो है कर्टेल नहीं करना चाहिए। और एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर कोई कुछ करता है या सेडिशन का जो केस सब पे लगाया जा रहा है, तो उसके लिए एक सोल्यूशन लेकर के आना चाहिए गवर्नमेंट को। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही खास था और हमने जो भी डिस्कशन करना था कर लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।